फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा इनकी स्टडी में। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसका लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नेम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को सीताराम, जय श्री राम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7 ज्योग्राफी का, जो 12th क्लास की बुक है। तो देखते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज खनिज होता क्या है? खनिज जिसको हम खनन द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि पृथ्वी के जो भूभाग से हम खोद कर जिन चीज़ों को प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऊर्जा संसाधन वह संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा हम किन किन से प्राप्त करते हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? ऊर्जा संसाधन है। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय चट्टानें तथा केंद्रित चट्टानों में खनिजों का भंडार है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, अब इसको कहाँ से देखते हैं? भारत का मैप बनाते हैं। ये भारत देश है ना, यहाँ पर ये भारत देश है ना। इसका ये जो पठारी भाग है प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर ये जो पठारी क्षेत्र है इस प्रकार का यहाँ का पठारी भाग है। तो पठारी भाग पर आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो पठारी भाग है इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर आग्नेय और केंद्रित चट्टानें हैं। आग्नेय और केंद्रित चट्टानें, और यहाँ पर बहुत सारा क्या है? खनिज है, क्योंकि यहाँ पर पठारी भाग है। अब पठार रहते हैं जहाँ पर चट्टानें रहती है, तो वहाँ पर तो डायनासोर वगैरह दबकर मर जाएंगे ना। चट्टानें रहेगी तो बड़ी बड़ी, तो चट्टानों के नीचे डायनासोर दबकर मर गए। और चट्टानें कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय भारत में। और प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? एक तो आग लग जाती है, जिसके कारण क्या है? भगते हैं डायनासोर और क्या हो जाए? चट्टानों में दब जाते हैं, और उनका क्या होता है? काया पलट जाती है, उनकी काया पलट जाती है। यानी कि केंद्रित चट्टानें वहाँ पर पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, जहाँ पर खनिजों का भंडार है, कि वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं रासायनिक और भौतिक। रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। धात्विक खनिज होता क्या है? अब धातु से जो निर्मित होता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उनको धात्विक खनिज कहते हैं, मतलब कठोर होते हैं एक तरह से। जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। देखते हैं, इनको लोहा तथा अलोहा खनिज में बांटा गया है। अब जो धात्विक खनिज है उनको 2 भागों में बांटा गया है। अब धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट है लोहा और दूसरा है अलोहा। यानी कि लोहा और अलोहा 2 भागों में धात्विक खनिज को बांटा गया है। अब देखते हैं लोहा खनिज होता क्या है। तो यूट्यूब चैनल जैसा इनकी स्टडी नेम से आपको वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाइए और आप आसानी से वहाँ पर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आगे चलते हैं। लोहा खनिज होता क्या है? जिनमें लोहे का अंश होता है वह लोहा खनिज कहलाते हैं। लोहा खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है, यानी कि लोहे की मात्रा होती है। लोहे की मात्रा जिन खनिजों में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? हम लोहा खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लोहा और मैग्नीज लोहा खनिज के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। अलोहा खनिज जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती तो वो कहते हैं अलोहा खनिज कहलाते हैं। जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, यानी कि जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं? अलोहा खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में बांटा गया था ना खनिजों को। तो अधात्विक खनिज देखते हैं। अधात्विक खनिज होता क्या है? हमारा टॉपिक आता है अधात्विक खनिज। तो देखते हैं अधात्विक खनिज होता क्या है। इन्हें ईंधन खनिज, यानी कि इन्हें ईंधन खनिज कौन कौन से? पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? ईंधन खनिज है के नाम से भी जाना जाता है। जिनको अधात्विक खनिज क्या है? ईंधन खनिज है। तो आगे चलते हैं। यह पृथ्वी में दबे प्राणी, यानी कि पृथ्वी में जो प्राणी दब गए थे, जैसे डायनासोर दब गए थे पृथ्वी के नीचे, यानी कि प्रलय आया तो डायनासोर वगैरह दब गए, पेड़ पौधे वगैरह दब गए। तो इनसे जो दबने के कारण जो कई लाखों वर्षों के बाद में है ना तेल, पेट्रोल वगैरह ये जीवाश्म बने, कोयला वगैरह, तो ये सब क्या है? पृथ्वी में दब गए और अधात्विक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। यह अकार्बनिक पद्धति के होते हैं, यानी कि कार्बनिक पद्धति से निर्मित नहीं होते हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगा है। जो अधात्विक खनिज जिनको हम ईंधन खनिज के नाम से भी जाना जाता है,
तो इनके निर्माण में कितना समय लगा है? लाखों वर्ष का समय लगा है, यानी कि बहुत सारा समय लगा है, जिसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, अधातु खनिज में आते हैं। जैसे कि कोयला हुआ हमारा, पेट्रोल हुआ, ये दुर्लभ है, इनकी संख्या सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। आगे चलते हैं भारत में खनिजों का विस्तार। अब भारत में जो खनिज है उनका कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं खनिजों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, यानी कि खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर क्षेत्र में खनिज फैले हुए हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज, अब जो भारत में जो सर्वाधिक खनिज यानी कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया है, प्रायद्वीपीय भारत का हमने मैप भी बनाया था। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है ये इस प्रकार का है, भारत मान लीजिएगा। तो यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ के जो क्रिस्टलीय चट्टान है वहाँ पर क्या पाया जाएगा? क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के रूप में यहाँ पर चट्टानें, आग्नेय और कायांतित चट्टान है। तो यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में केंद्रित है, यानी कि भारत में जो खनिज है वो 3 विस्तृत पट्टियों में विभाजित हैं। अब इनको देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर देखते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ पठारी प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। तो इसके याद करने की जो ट्रिक है उसको भी देखेंगे। यह क्षेत्र लोहा व इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी याद है जो ट्रिक है, यूपी में उड़ा छत पर, यानी कि जो एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? यूपी में जा और वहाँ पर छत पे जाके क्या कर दो? पतंग को उड़ा। पीछे जाएगा उत्तरी, पीछे जाएगा पूर्वी पठारी प्रदेश में, ऊँचा जाएगा उड़ा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा इन मेन राज्यों को। आगे चलते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। अब दक्षिणी पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन क्षेत्र में कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, केरल ये क्षेत्र राज्य आते हैं। तो इन राज्यों में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। तो दक्षिण कर्नाटक है, तो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु है, केरल है। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, केक गोवा में तुम काटो। केक गोवा में कौन काटेगा? तुम काटोगे। केक कहाँ पर कटेगा? हमारा बर्थडे है तो हम बर्थडे मनाने कहाँ पर जाएंगे? गोवा में जाएंगे। और गोवा में केक कौन काटना पड़ेगा? केक दूसरे को काटना पड़ेगा, यानी कि गोवा में केक कौन काटेगा? तुम काटो। कैसे आ जाएगा? केरल, कैसे आ जाएगा? कर्नाटक। गोवा से जाएगा गोवा में, तुम से जाएगा तमिलनाडु, काटो। यानी कि गोवा में जाके क्या करो? तुम केक काटो। कैसे आ जाएगा? केरल, कैसे आ जाएगा? कर्नाटक, गो से आ जाएगा गोवा, तुम से आ जाएगा तमिलनाडु। यानी कि गोवा में जाकर तुम क्या करो? केक को काटो। तो इसके माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा इन राज्यों को। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के जो पट्टी है उसमें खनिजों की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं। खनिज लोहा, अयस्क, मैंगनीज, पत्थर ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। लोहा, अयस्क, मैंगनीज, पत्थर वगैरह। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में अरावली, गुजरात प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो अरावली है और गुजरात है वो प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्रों में? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में। अब जिसको याद करने की ट्रिक है वह है कि राजगुरु। राज से आ जाएगा राजस्थान, जैसे गु से आ जाएगा गुजरात, यानी कि राजस्थान का अरावली प्रदेश और गुजरात। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के खनिज की भूपट्टी को देख लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिज यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, संगमरमर, ग्रेफाइट, संगमरमर का पत्थर पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, एंड जिप्सम पाया जाता है। ग्रेफाइट आपको पता होगा, आपने सभी ने देख रखा होगा ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट वो रहता है जो पेंसिल में बीच में लगा रहता है ना, ब्लैक कलर का, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। जिप्सम, संगमरमर क्या होता है? संगमरमर हमारे घरों में प्रयोग में लेके आते हैं ना, यानी कि सफ़ेद संगमरमर का रहता है, सफ़ेद कलर का पत्थर रहता है। काला संगमरमर,
तो इस प्रकार का जो संगमरमर रहता है उसका भी पत्थर पाया जाता है, जैसे कि आगरा का ताजमहल भी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो ये सब चूना पत्थर वगैरह कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में और गुजरात में प्रसिद्ध हैं। इसकी ट्रिक है राजगुरु। राज से आ जाएगा राजस्थान, गुरु से आ जाएगा गुजरात। लोहा खनिज, लोहा खनिज के बारे में देखते हैं। लोहा अयस्क। अब लोहा खनिज में क्या आता है? नंबर 1 पे लोहा अयस्क, यानी कि लोहे के अयस्क। तो इसके बारे में देखते हैं। लोहा अयस्क पता क्या है? हमारे देश में लोहा अयस्क 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट किस्म का भी लोहा पाया जाता है और मैग्नेटाइट किस्म का भी लोहा पाया जाता है। तो लोहा अयस्क के प्रकार हैं। तो आगे चलते हैं। लोहा अयस्क की खदानें देश के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट है। देश का जो उत्तरी पूर्वी भारत देश है हमारा, इसका जो उत्तरी और पूर्वी भाग है, इसका जो पठारी प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र है उसके निकट है यहाँ पर सर्वाधिक लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडार यानी कि जो सरकार के अधीन है, उन भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो है कि गांव में अंडा छत से गिरा, गांव में जो अंडा रहता है ना, अंडा आपने देखा होगा, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, चिड़िया का अंडा। तो गांव में अंडा छत से उड़ा, अब गिरने की जगह क्या हुआ? वो उड़ गया। अब कहाँ पर उड़ा? झाक, तमिलनाडु की तरफ। अब हम कह रहे हैं कि गांव में जो अंडा है ना, वो छत से उड़ गया। अब देखो उड़ता उड़ता कहाँ पे चल गया? तमिलनाडु में गया, यानी कि झाको उसके अंडे की तरफ, क्यों तमिलनाडु की तरफ जा रहा है। तो गांव से आ जाएगा गोवा में अंडा, अंडा से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, छत से आ जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से आ जाएगा उड़ीसा, झांक से आ जाएगा झारखंड और तमिलनाडु से आ जाएगा तमिलनाडु। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिए कि गाँव से बनेगा गोवा, गांव में अंडा, अंडा से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, अंडा छत से उड़ा, गिरने की जगह क्या हो गया? वहाँ उड़ गया, उड़ से आ जाएगा उड़ीसा और छत से आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत से उड़ा। और झाको, झाको कहाँ पर? झाको झाको से आ जाएगा झारखंड, झाको तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु की तरफ झाको कि अंडा छत से गिर गया। कहाँ पर गिरा? गाँव में गिर गया, या नहीं उड़ गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज देखते हैं। तो मैग्नीज होता क्या है? तो लोहा अयस्क के प्रगलन, लोहा अयस्क को पिघलाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धातुओं को, जैसे कि लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इनको पिघलाने के लिए, इनको बिल्कुल एकदम तरल पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादित होता है। प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा है। तो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन कौन से? उड़ीसा है, महाराष्ट्र, गोवा है। ट्रिक OMG, ओ से आ जाएगा OMG, पिक्चर देखी होगी ना आपने, OMG। ओ से आ जाएगा उड़ीसा, M से आ जाएगा महाराष्ट्र, G से आ जाएगा गोवा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मैग्नीज के क्षेत्रों को याद कर सकते हैं OMG ट्रिक के माध्यम से। अलोहा खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो अलोहा खनिज के बारे में देख लेते हैं। बॉक्साइड, बॉक्साइड नंबर 1 पे आता है। यह एक अयस्क है, यह एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है। यानी कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड का प्रयोग किसके निर्माण में करते हैं? एल्यूमिनियम के निर्माण में करते हैं। बॉक्साइड टशेरी चट्टानों में पाया जाता है। टशेरी जो काल की जो चट्टानें हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइड पाया जाता है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। ओडिशा में सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादित होता है। यूट्यूब चैनल जैसा रन के स्टेडियम से। उत्पादक राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। जो बॉक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो गुरु से जगह गुजरात, महान महाराष्ट्र, गुरु महान के बक्से में 36 रुपये, 36 से आ जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुरु महान
के बक्से में 36 रुपये हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, तांबे के बारे में पढ़ते हैं। तांबा होता क्या है? बिजली की मोटर, बिजली की जो मोटरें रहती है ना पानी बनाने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारा बिजली का कार्य किया जाता है। जनरेटर में बिजली का प्रयोग किया जाता है। आदि बनाने में किन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योगों के लिए भी किन का प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है इनके निर्माण में। ये एक आघातवर्धनीय तथा तन्य धातु है। आघातवर्धनीय यानी कि जिसको हम पीट कर चद्दर के समान, वह धातु जिसको हम पीट कर चद्दर के समान चपटा कर सकते हैं, आघातवर्धनीयता कहलाती है। और तन्य धातु यानी कि जिसको खींच कर लंबा किया जा सकता है, उसे तन्य धातु कहते हैं। मतलब एक कोई धातु है जिसको हम खींचते हैं ना तो लंबी हो जाती है, टूटती नहीं है, वो है तन्य धातु है। यानी कि तांबा एक आघातवर्धनीय है जिसको हम पीट कर चपटा कर सकते हैं, और तन्य धातु यानी कि खींच कर लंबा भी किया जा सकता है। वह धातु कौन सी है? तांबा धातु है। आभूषणों को सदृढ़ता प्रदान करने के लिए, यानी कि आभूषणों को कठोरता प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है। यानी कि सोने में कुछ मात्रा तो किसकी रहती है? तांबे की रहती है, कुछ मात्रा चांदी की रहती है। यानी कि पीवर सोने का प्रयोग नहीं किया जाता आभूषण बनाने के लिए। क्षेत्र झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में झुंझुनू में ये क्षेत्र पाया जाता है। मतलब यहाँ पर ये तांबा पाया जाता है। आगे चलते हैं, अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। अभ्रक होता क्या है? इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। विद्युत में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का यूज़ किया जाता है। इसलिए पतली चादर में भी विघटित किया जा सकता है, इसे पतली चादर में भी पीटा जा सकता है। यानी कि आघातवर्धनीयता का गुण भी इसमें पाया जाता है। क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन होता है। ऊर्जा संसाधन होते क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि उद्योगों, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता कैसे होगी? कृषि के जो कार्य हैं उनको ऊर्जा के द्वारा किया जाएगा। मतलब कृषि के जो जनरेटर वगैरह उनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है ना, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उद्योगों में फैक्ट्रियों को चलाने के लिए किन की प्रयोग होगा? ऊर्जा का आवश्यकता होगी। ऊर्जा क्या है? बिजली है। परिवहन, अर्थव्यवस्था में अन्य खंडों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन, खनिज, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो परंपरा से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये लाइन। कोयले के बारे में देख लेते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे कोयले को। आगे चलते हैं, काला कोयला। इसका उपयोग लोहा अयस्क के प्रग्रहण में किया जाता है। लोहे के जो अयस्क हैं उनको पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक चट्टानों से पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानों से और टशेरी काल की चट्टानों से कोयले का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। भारत में कोयले का क्षेत्र का लगभग 80% भाग बिटुमिनस है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस पाया जाता है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है। गोंडवाना काल का कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसकी याद करने की जरूरत है। अंधा महाराज क्षेत्र के मध्य में झाड़ू लगा रहा है। अब जैसे क्षेत्र है ना, क्षेत्र में क्या है? बहुत सारी गंदगी कर रखी है लोगों ने। तो जो अंधा महाराज है ना, उसको क्या है? दया आई और उसने क्या कर दिया? झाड़ू पकड़ा और लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अंधा महाराज क्या कर रहा है? क्षेत्र के मध्य में झाड़ू लगा रहा है। अब उसको न इधर दिख रहा न उधर दिख रहा, वो बीच बीच में क्या कर रहा है? बार बार झाड़ू लगा रहा है। यानी कि मध्य में क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है। अंधा से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से आ जाएगा महाराष्ट्र। क्षेत्र के मध्य से आ जाएगा मध्य प्रदेश में। झाड़ से आ जाएगा झाड़ू, झारखंड। लगा रहा है। अंधा महाराज क्या कर रहा है? क्षेत्र के मध्य में झाड़ू लगा रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, टशेरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है।
तो उसको याद करने की जो ट्रिक है, अरु मेघा नागिन है। अरु 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 सुन ले, मेघा है ना, मेघा जो तेरी सहेली है अरु, वो क्या है, नागिन है, नागिन का वेश धारण करती है। अरु से जगह अरुणाचल प्रदेश, मेघा से जगह मेघालय और नागिन से जगह नागालैंड। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्राकृतिक गैसें। अब प्राकृतिक गैसें होती क्या है, तो इनके बारे में देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक गैसें होती क्या हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL गेल की सहायता की स्थापना कब की गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1984 में की गई गेल की स्थापना। प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए इसका उपयोग किया गया था। क्षेत्र है राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र में यह गैस परियोजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम है, इसके जो याद करने की जो ट्रिक है, परियोजना कहाँ पर की गई, तो आर से आ जाएगा राजस्थान, ए से आ जाएगा उड़ीसा, एम से आ जाएगा महाराष्ट्र। तो रोम, यहाँ पर रोम कर लीजिएगा, ROM, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर में रैम रोम पढ़ी होगी ना आपने, तो रोम है ये। आर से जगह राजस्थान, ऊ से जगह उड़ीसा, एम से जगह महाराष्ट्र। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, क्या है, कच्चा पेट्रोल द्रव और गैसीय अवस्था के रूप में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। यह मोटर वाहनों तथा वाहनों के अंतर्दहन, यानी कि मोटर वाहनों के अंतर्दहन यानी कि उनको चलाने के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। क्या है, पेट्रोल अनिवार्य स्रोत है गाड़ी मोटरों को चलाने के लिए। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई, 1956 में की गई। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोराना महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। जो असम का जो डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोराना है, यहाँ पर सर्वाधिक तेल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर तेल उत्पादित किया जाता है। यहाँ पे मतलब निकाला जाता है चट्टानों से। कुओं से निकाला गया तेल अपरिष्कृत होता है तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है, यानी कि जो कुएँ रहते हैं ना तेल के, उनसे जो तेल निकाला जाता है वो एक तो छना हुआ नहीं रहता, मतलब एकदम शुद्ध तेल नहीं निकलता, उसमें बहुत सारी मात्रा रहती है, अशुद्धियाँ रहती है, अनेक प्रकार का रहता है। इसे सीधा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, मतलब इसको डायरेक्ट यूज़ में नहीं ले सकते, हम डायरेक्ट प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। इसका शोधन करने की आवश्यकता है, मतलब इसको छानने की आवश्यकता है, इससे हानिकारक पदार्थों को निकाला जाता है। भारत में 2 प्रकार की तेल शोधन कारखाने हैं। भारत में जो तेल शोधन कारखाने हैं वो 2 प्रकार के हैं, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है और जो बरौनी बाजार आधारित है, यानी कि बरौनी जो कारखाना है वो बाजार आधारित है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में देखते हैं। अब आगे चलते हैं, तो अपरंपरागत जल ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा वो नाभिकीय ऊर्जा है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाया जाता है, जो राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू में स्थित है। जिसकी याद करने के लिए क्या है, अजू, AJU, ए से आ जाएगा अलवर, जे से आ जाएगा झुंझुनू, यू से आ जाएगा उदयपुर। डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आसानी से याद कर लीजिएगा। यूरेनियम केरल के तटीय क्षेत्रों में पुलिन बीच की बालों में मोनाटाइट तथा एल्यूमिनाइट से प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, याद कर लीजिएगा कि परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। 1954 में ट्राम्बो में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की थी। 1954 में ट्राम्बो में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई। 1967 में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान को परिवर्तित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ये सब इनको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। इनके सन याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बनता है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ये तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा कोटा कलपक्कम तमिलनाडु, नरोना उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है तारापुर में,
महाराष्ट्र में, रावतभाटा जो कोटा में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोना है जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से इन क्षेत्रों से क्या की जाती है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा देखते हैं, सौर ऊर्जा है क्या। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाक्षित सूर्य की किरणों से ऊर्जा परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। मतलब सौर पैनल लगाते हैं ना, उनमें जो सूर्य की किरणें सौर पैनल पर पड़ती है तो यहाँ से ऊर्जा इकट्ठी होती है। ऊर्जा यहाँ पर से तारों के माध्यम के द्वारा हम बल्ब वगैरह जला लेते हैं। ये कम लागत में पर्यावरण अनुकूल निर्माण में आसान है, यानी कि कम लागत लगती, कम पैसा लगता है इनके रख रखाव में, और पर्यावरण के अनुकूल भी है, यानी कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। भारत में पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा के विकास के अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं। यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है ये, और असमाप्य स्रोत है, यानी कि इसका समापन यानी कि खत्म नहीं हो गया है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि टरबाइन को घुमाया जाता है। पवन जैसे पवन इन पंखों पर पड़ती है ना, पवन चक्कियों पर, तो ये घूमती है और ऊर्जा इकट्ठी होती है, जिससे टरबाइन घूमता है, ऊर्जा इकट्ठी होती है। राजगुरु महान है, यानी कि जो पवन ऊर्जा है उन कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। जिसकी याद करने की जो ट्रिक है वो है कि राजगुरु महान है। राज से जगह राजस्थान, गुरु से जगह गुजरात, महान से जगह महाराष्ट्र। राजगुरु महान है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा। ज्वारभाटा के कारण समुद्रों में तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा यानी कि भूमि के जो ताप से जो उत्पन्न होती है वो देखते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा, यानी कि जो बड़े बड़े वो रहते हैं ना ज्वालामुखी, उनके जो गर्भ से जो मैग्मा निकलता है तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा यानी कि जीवों द्वारा जो उत्पादित होती है। जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा, कूड़ा कचरा अपशिष्ट गोबर वगैरह से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे जैविक ऊर्जा के नाम से कहते हैं। यूट्यूब चैनल जय सारन की स्टडी में आप सभी को स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल जय सारन की स्टडी में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, और आप सभी को वीडियो के चैनल सभी वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एंजॉय वीडियो विद ट्रिक। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम जी की।